फ़ोन की घंटी बजी। प्रिया ने फ़ोन उठाया। उधर सुशीला बुआ थी। हेलो बुआ, इतनी रात में फ़ोन किया, कुछ खास बात है क्या? खास ही है प्रिया, तुमसे तो बताने में भी मुझे डर लग रहा है। बुआ पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। वह घबरा कर बोली। प्रिया, अभी अभी बनारस से उमा जीजी का फ़ोन आया था। कह रही थी कि बड़े भैया ने ब्याह कर लिया है। क्या? जीजी ने ही किसी तलाकशुदा से रिश्ता करवाया है। सुनते ही प्रिया के हाथ से रिसीवर छूट गया। वह डर गई। उसे शर्म भी आ रही थी। सास, जेठानी और नंदे सभी उसका मजाक बनाएंगी। वह किसी को अपना मुंह कैसे दिखाएगी? परपुंज से कैसे कहेगी कि पापा ने शादी कर ली है? वह अपने आंसू को रोक नहीं पा रही थी। अपनी शादी के समय भी बड़ी बुआ पर वह कितनी ज़ोर से नाराज़ हो उठी थी, जब उन्होंने कहा था अब रघुनाथ के लिए बड़ी मुश्किल आ जाएगी, उसका तो जीना भी दुभर हो जाएगा, उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उसे याद आने लगा जब वह आगरा जाती थी तो कितने हक से माँ के सारे सामान को सहेजती थी। पापा कहते भी थे अब इन्हें सहेजने का क्या फ़ायदा, कौन सा जानकी अब दोबारा लौट कर आने वाली है। बिटिया, तुम्हें जो भी चाहिए वह तुम ले जाओ। नहीं पापा, प्रपंच मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे ससुराल में बहुत आराम है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वह कहती फिर भी आते समय पापा रुपये की गड्डी उसकी मुट्ठी में बंद कर देते थे। उसकी शादी में पापा ने दिल खोलकर खर्च किया था, सिर से पैर तक जेवर दिए, उसे सब कुछ दिलवाया था। अपनी शादी में प्रिया रोते रोते विदा के समय बेहोश हो गई थी। ससुराल वाले भी परेशान हो गए थे कि कैसी लड़की उनके घर आ रही है। वह ससुराल जरूर आ गई थी, परंतु मन उसी का वहीं रहता था। वह सोचती थी कि उसके दो नेत्रहीन विकलांग जवान भाई पापा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तक तो उसके कारण पापा घर और भाइयों की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत थे। अब तो घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी उन्हीं की हो गई। आमतौर पर दिन में 2-3 बार पापा से बातें करे बिना वह नहीं रह पाती थी। पापा ने तो हवा भी नहीं लगने दी। कल ही तो बात हुई थी, यह तो बताया था कि उमा बुआ के यहाँ ज़रूर से आ रहे हैं, पर इतनी बड़ी बात छिपा गए। यह सोचकर वह खिंच उठी और उसके आंसू निकल आए। रोते रोते उसे अपनी माँ की याद आने लगी। छुटपन से में प्यार से कहानी सुनाते हुए वे एक एक कोर उसे मुंह में खिलाती। कितने प्यार भरे अच्छे दिन थे वे। प्रपुंज के आने की आहट से वह चौंक गई। उसकी ओर देखते हुए वे बोले, क्या हुआ? बड़ी उदास लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्रिया अपने को रोक न सकी। वह प्रपुंज से लिपट कर फक फक पड़ी। प्रपुंज उसे चुप कराने का प्रयास कर रहे थे, परंतु प्रिया की सिसकी रुक ही नहीं रही थी। काफ़ी देर बाद वह बोली, प्रपुंज, पापा ने शादी कर ली है। प्रपुंज आश्चर्य में बोली, क्या? पापा को इस बुढ़ापे में क्या सूझी? प्रिया, पापा ने दूल्हा बनते समय बालों में डाई लगा ली होगी ना। सफ़ेद बालों में पापा दूल्हा बनकर कैसे लग रहे होंगे? प्रिया फिर से सिसकने लगी। छोड़ो यार, आओ हम दोनों भी पापा की शादी की खुशी मनाएं। प्रपुंज ने माहौल थोड़ा हल्का करने का प्रयास किया। क्रोधित होकर प्रिया पैर पटकती हुई कमरे में बाहर चली गई। काफ़ी वाद विवाद के बाद दोनों में तय हुआ कि वे पापा से सारे संबंध तोड़ लेंगी। रात को सोते समय ही प्रिया सोचने लगी, महीने भर पहले ही तो वह चचेरी बहन रोली की शादी में गई थी, तो तभी बड़ी बुआ कह रही थी कि भैया की ज़िंदगी में तो मुसीबत ही मुसीबत है, घरवाली के बिना घर सूना है, कोई थाली परोसने वाला तो चाहिए ही ना। सुनते ही प्रिया नाराज़ हो उठी थी। आप कहना क्या चाह रही हैं? पापा क्या इस उम्र में शादी करेंगे? बुआ बोली, तो क्या हुआ, आगे की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लड़कों की भी तो कोई देखभाल करने वाला चाहिए। उसका इशारा उन नेत्रहीन विकलांग जवान भाइयों की ओर था। वह क्रोध से तिलमिलाती हुई पापा के पास पहुंची थी। सारी बात जानकर पापा ने उसे अपने पास बिठाया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, परंतु उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी चुप्पी उसे चुभ गई थी। वह पापा से नाराज़ हो गई थी। प्रपुंज ने उससे रास्ते में कई बार पूछा भी कि वह नाराज़ क्यों है, लेकिन वह क्या बताती। वह गुमसुम हो गई थी। फिर भी उसे विश्वास था कि पापा ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन प्रश्न तो यह है कि अब यह बात वह सबको कैसे बताएगी। इसी उधेड़-बुन में सुबह हो गई। प्रिया संयुक्त परिवार में रहती थी। सास से उसे माँ का प्यार मिला था। जेठानी रीता भाभी से भी उसकी पटती थी। हाँ, बच्चों के कारण कभी कभी आपस में खींचातान हो जाती थी। पापा तो जो सामान उसे देते थे उसको देखकर भाभी को ईर्ष्या अवश्य होती थी, परंतु वे उसको चेहरे का या व्यवहार पर नहीं आने देती थी। यह बात प्रिया जानती थी।
रीता भाभी का मायका संपन्न नहीं था, जबकि प्रिया अपने पापा के पैसे पर थोड़ा घमंड भी करती थी। सबसे ज़्यादा चिंता उसे यह थी कि अब रीता भाभी उसके पापा का मजाक उड़ाएगी। वह उठी, नहा धोकर किचन में गई। वहाँ उसकी सास शकुंतला जी प्रिया के उतरे हुए चेहरे को देखते ही समझ गई, कहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पूछा, क्या बात है बहू, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं चाय बनाकर तुम्हारे कमरे में भेज देती हूँ। नहीं माँ, मैं एकदम ठीक हूँ, उसने कहा। जेठानी रीता भाभी ने भी कई बार जाने का प्रयास किया, पर वह कुछ न बोली। पल पल में ठहाके लगाने वाली प्रिया का रोना सा चेहरा घर में सभी को परेशान कर रहा था। शकुंतला जी ने प्रपुंज से भी पूछा, प्रिया क्यों परेशान है? क्या तुमसे झगड़ा हुआ है? नहीं माँ, प्रपुंज ने सकुचाते हुए बताया। माँ, आप किसी से मत कहना, उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए प्रिया का मूड बहुत ख़राब है। वह अपने पापा से बहुत नाराज़ है। माँ देखिए ज़रा, 60 की उम्र में सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अब उन्हें शादी करने की क्या सूझी? प्रपुंज बोला। शकुंतला जी सुलझी हुई समझदार प्रौढ़ा थी। वे सोचने लगी तो उन्हें रघुनाथ जी का निर्णय सही लगा। साथ ही प्रिया का क्रोध एवं अवसाद स्वाभाविक लगा। प्रपुंज के जाने के बाद उन्होंने स्वयं अपने हाथों से चाय बनाई, प्लेट में गर्मा गर्म आलू के पराठे रखे। यह प्रिया का पसंदीदा नाश्ता था। वे स्वयं नाश्ता लेकर प्रिया के कमरे में पहुंची। प्रिया उदास लेटी थी। उन्हें देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसकी सूजी हुई आँख उसके मन का हाल बता रही थी। शकुंतला जी बोली, लो पहले नाश्ता करो, फिर बात करेंगे। प्रिया उनके आग्रह को ठुकरा न सकी। उसने चुपचाप सिर झुकाकर नाश्ता कर लिया। वह जब से ससुराल आई थी, सास से उसको माँ का प्यार मिला था। निश्चल प्रिया अपने दिल की हर बात शकुंतला जी से कह देती थी। जब वह नाश्ता कर चुकी तो उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है? प्रिया अपने को संभाल न पाई। वह फूट फूट कर रोने लगी। सिसकती हुई वह बोली, माँ, पापा ने शादी कर ली है। शकुंतला जी ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से उसका सिर सहलाया। फिर बोली, बेटी धीरज रखो। यदि पापा ने शादी कर ली है तो तुम दुखी क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अपने पापा की स्थिति को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पापा की ढलती उम्र है। उनके ऊपर तुम्हारे 2 नेत्रहीन विकलांग जवान भाइयों की जिम्मेदारी है, जो स्वयं कुछ भी करने लायक नहीं है। तुम स्वयं सोचो, उनको वे किस तरह संभालेंगे? तुमने मुझे कई बार बताया कि आया सामान चुरा कर ले जाती है, अक्सर छुट्टी भी कर लेती है, इसलिए पापा को ब्रेड खाकर गुजारा करना पड़ता है। कभी कभी तो भूखे भी सो जाते हैं, कभी कच्चा पका कर भाइयों को खिला देते हैं, कभी दूध पीकर ही सो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने का इससे अच्छा उपाय हो ही नहीं सकता। तुम्हारा क्रोध उचित है। यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मेरी भी यही प्रतिक्रिया होती। परंतु बेटी, बचपना छोड़ो, अपने मन पर नियंत्रण रखो। क्रोध एवं पश्चात की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्रति सारे कर्तव्य पूरे किए हैं, उन्हें अपनी तरह से जीने दो। शांत मन से विचार करो। वे उसे तरह तरह से समझाती रही। प्रिया के मन की क्रोध रूपी धूल थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी। थकी हुई प्रिया को झपकी लग गई थी। उसने स्वप्न में देखा कि मम्मी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही है, उसके आंसू पोंछ रही है। वह चौंक कर उठ बैठी। अपने मन के बोझ को वह थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। वह नीचे जाकर गृहस्थी के कामों में लग गई, पर अब वह उदास और गंभीर रहने लगी थी। तब बात बात पे खिलखिलाने वाली प्रिया घर वालों से खिंची खिंची रहती, बच्चों से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। रीता भाभी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, प्रिया, तुम्हारी बुआ ने तो तुम्हारा बोझ हल्का किया है। अब तुम्हें हर समय परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पापा और भाइयों की देखभाल करने वाला वहाँ कोई है। इसके लिए तुम्हें स्वयं पहल एवं प्रयास करना चाहिए था। खैर, अब अपने पापा से सामान्य रूप से बात करो। अपनी नई माँ से मिलने जाओ। जो हो रहा है या हो चुका है उसे स्वीकार करो। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। रीता भाभी की बातें उसे अच्छी तो लगी, परंतु वह पापा से बात करने का मन न बना पा सकी। 1 हफ्ते के बाद सुशीला बुआ उससे मिलने आई। वह उनको देखते ही लिपट कर गले मिली। उसकी आंखें भर आई थी। सुशीला बुआ से उसकी बचपन से पटती थी। माँ के देहांत के बाद उन्होंने ही उसे संभाला था। 2-3 महीने अपना घर द्वार छोड़कर उसके साथ रही थी। उसको प्यार से समझाती रहती थी। उनकी गोद में सिर रखकर वह घंटों आंसू बहाती रहती थी। बुआ ने ही उसकी हिम्मत बंधाई थी, उसे जीना सिखाया था। सबसे अधिक तो बुआ की इसलिए भी एहसानमंद थी क्योंकि उन्होंने ही उसका रिश्ता प्रपुंज से करवाया था। उनसे वह घंटों फ़ोन पर बात करती थी, दिल की सारी बातें कह देती थी। घर भी पास में ही था, इसलिए जब तक वह उनके घर भी जाती रहती थी। अरे पगली, क्या हुआ?
तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कल बड़े भैया का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि प्रिया से कैसे बात करूं, वह मुझसे बहुत नाराज़ है। बचपन से ही वह ज़िद्दी है। और क्या कह रहे थे पापा? बस तुम सबके बारे में पूछ रहे थे। मुझसे बोले कि तुम प्रिया से मिल आओ, सबके हालचाल ले आओ, प्रिया को समझाने की कोशिश करो, वह अपना गुस्सा छोड़ दे। तो बुआ ने बताया। कुछ देर बैठकर बुआ अपने घर लौट गई। धीरे धीरे प्रिया ने अपने मन को समझा लिया। पापा की शादी की बात मन से निकालकर अपनी गृहस्थी में रम गई थी। लगभग 3 महीने हो चुके थे। न पापा का फ़ोन न उसके पास आया था, न उसने खुद किया था। उन्हें याद तो हर पल करती थी, परंतु उसकी ज़िद बाप बेटी के बीच में बाधा बनी हुई थी। एक दिन अचानक बड़ी बुआ उसके घर उससे मिलने आई। मन ही मन वह बुआ से नाराज़ थी। उन्हें देखकर सोचा, सारा किया धरा तो इन्हीं का है, अब आई है प्यार जताने को। बुआ उसके लिए बहुत सारा सामान लाई थी। प्रिया ने देखा, गोलू के लिए सुंदर सी ड्रेस थी, परपुंज के लिए भी शर्ट थी, उसके लिए साड़ी थी, एक पेटी आम की थी, घर के बने मेवे के लड्डू और मठरी। वह हैरानी से सब सामान देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब बुआ लाई है। आज बुआ इतना लाड़ क्यों दिखा रही है, वह बुआ से पूछना चाह रही थी। अचानक ही उसकी निगाह उस थैले पर पड़ गई जिसमें से बुआ ने लड्डू मठरी का डिब्बा निकाला था। क्षण भर में ही वह समझ गई, यह थैला वही है जिसे लेकर पापा हमेशा बाजार जाते थे। इस थैले में तो पापा की महक बसी थी। भला वह कैसे भूल सकती थी? उसके मुंह से अनानास निकल पड़ा। बुआ, क्या पापा लाए हैं? हाँ बिटिया, तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये सब चीज़ें तुम्हारी नई माँ ने ही तुम्हारे लिए भेजी है। तुम्हारे पापा तो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। माँ पापा बाहर गाड़ी में ही थे। वह दौड़ कर नीचे गई। उसे देखकर पापा बोले, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी माँ की जगह किसी और को दे दी है। यह सुन प्रिया का क्रोध आंसुओं की धारा बनकर बहने लगा। वह भरे हुए गले से बोली, नहीं माँ, कहाँ है? इस लड्डू मठरी से ही तो मेरी माँ की खुशबू आ रही है। सब कुछ भूलकर वह माँ के गले से लिपट गई।